जल्द ही पृथ्वी का आइस एज शुरू होने वाला है। और दोस्तों, सुनने में आपको अजीब सा लगे लेकिन ये सच है। दरअसल इस बार दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में हद से ज्यादा ठंडी पड़ी है। इनफैक्ट अमेरिका में तो ऐसा बर्फ का तूफान आया कि उसका कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। और इस वजह से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आने लगा है कि क्या वाकई में आइस एज जो है वो वापस आएगा या ये आइस एज की शुरुआत है। और दोस्तों, यही वो समय है जिसके बाद मानवता का सर्वनाश हो सकता है। और इसी वीडियो के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं, सारे फैक्ट्स आपके सामने रखने वाले हैं कि क्या ये आइस एज की शुरुआत है या नहीं। और इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट खड़ा करने जा रहे हैं जो कि आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको शुरू से। अब दोस्तों, बात करें अगर इतिहास की, तो अभी तक 5 सिग्निफिकेंस आइस एज धरती पर दस्तक दे चुके हैं। और ये आइस एज क्यों आता है, ये अभी भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। केवल थियोरीज ही है जिसके सारे जो लोग हैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और बस उसके पीछे के जो है वो तर्क दिया करते हैं कि पॉसिबली इन घटनाओं के पीछे ये कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एक साइंटिस्ट क्लाइमेट अवशेषों की रिसर्च कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि जमीन की गहराई में मौजूद ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली एक पैटर्न के साथ दिख रहे थे और वहां पे ग्लेशियर की एक लेयर जो है वो नोटिस की जा सकती थी, जिससे ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि धरती पर आइस एज का आना महज कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि इसके पीछे लार्ज स्केल पर कई ऐसी घटनाएं होती है जो धरती को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट करती है कि पूरा ग्लोबल जो है वो बर्फ की चादर में ढक जाता है। और बस इसी खोज के साथ उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। ये साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे इनकी बात कर रहे हैं। और उस दिन अपनी जिंदगी के अंतिम दौर तक उन्होंने अपने आप को धरती को अफेक्ट करने वाली उसी पैटर्न को खोजने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। और अपनी सालों की रिसर्च के बाद उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था कि हमारी धरती पर होने वाली ये स्पेसिफिक इररेगुलर जो चीजें हैं, इसके पीछे इंटरनल फैक्टर नहीं है बल्कि एक्सटर्नल कॉस्मिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्रपोज की मिलानकोविच साइकिल, जिसके अंदर उन्होंने 3 चीजें इंक्लूड की। तो चलिए सीरियल वाइज इन तीनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो है उस सिटी को समझना, जो आसान भाषा में कहते हैं कि धरती की ऑर्बिट के शेप को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। अब आप में से कई लोग कहते हैं कि धरती का ऑर्बिट राउंड है, तो कुछ लोग कहते हैं कि धरती का ऑर्बिट एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार है। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि धरती का ऑर्बिट किसी फिक्स शेप का नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ ये चेंज होते रहता है। दरअसल हमारी पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है तो उस पर सूरज की ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बिग डैडी, इसके अलावा इस सौर मंडल के 2 ऐसे एंटिटीज है जो अपनी ग्रेविटी से धरती के ऑर्बिट को इफेक्ट करते हैं। और वो 2 एंटिटीज या यूं कहे वो 2 प्लैनेट्स है, जुपिटर और सैटर्न। सूरज के साथ साथ पीछे से ये दोनों प्लैनेट्स भी जब अपनी ग्रेविटी की वजह से धरती के ऑर्बिट को इफेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो सर्कुलर मोशन जो है वो इलिप्टिकल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब धरती सूर्य से बहुत दूरी जो उसकी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हम पर पड़ने वाली सोलर रेडिएशन की मात्रा कम हो जाती है। और ये वैसा समय होता है जब पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमने लगती है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। ये तो पहला फैक्टर हमने समझ लिया। दूसरा फैक्टर आपको बताए तो दूसरा फैक्टर है चेंजेस इन टेल टॉप एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही हमारी धरती का एक्सेस करीब 23.4 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन ये भी कांस्टेंट नहीं है। बीते कई सालों से 22.1 से 24.5 डिग्री इसके बीच जो ये रेंज है वो रहता है। और इस मामले में धरती का एक्सेस जितना ज्यादा झुकेगा, यानी कि एंगुलर जितना वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा, उतनी ही धरती आइस एज से दूर रहेगी। और उसका तर्क ये दिया जाता है, कारण ये है कि धरती जितना ज्यादा टिल्ट रहेगी उतनी ही सोलर रेडिएशन सूरज से एब्जॉर्ब करेगी और इस प्लैनेट का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का काम करेगी। वही इसके ऑपोजिट धरती जितनी लेस टिल्टेड रहेगी, इसके ऊपर के फेज पर कम सोलर रेडिएशन आएंगे और टेम्परेचर को वो वार्म नहीं कर पाएगी और वहां पर आइस एज की पॉसिबिलिटी बनना शुरू होती है। और तीसरा और आखिरी फैक्टर है धरती का एक्सिस किस डायरेक्शन में बल कर रहा है। दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करें तो हमारी धरती किसी बॉल की तरह नहीं है, बल्कि एक लट्टू की तरह होती है जो अपने एक्सिस पर नाचती रहती है।
अब इस केस में हमारी धरती अपने एक्सिस पर जितना स्टेबल रहेगी, जितना नॉर्मल रहेगी, उसी तरह से हमारी धरती पर होने वाले बदलाव भी इफेक्टेड रहते हैं। और जिस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको लेकर इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में स्टडी करने के लिए ये यूजफुल हो सकता है। और दोस्तों आइस एज का जो पैटर्न है वो मेनली इस साइकिल के 2 फैक्टर्स की वजह से रंग लाता है। और दोस्तों आप इन साइंटिस्ट के सालों की स्टडीज के हिसाब से 22.2 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के एक्सिस एंगल पर शिफ्ट होने में धरती को करीब 20,500 सालों का वक्त लगता है। जिसका मतलब किस टाइम पीरियड में एक एंगल छोड़ने के बाद वापस से उस एंगल में जाने के लिए हमारी एक्सिस को 41,000 ईयर्स का वक्त लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भयानक आइस एज धरती पर हर 41,000 सालों में किसी साइकिल को फॉलो करते हुए हिट करती होगी। और अब अगर इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो अगले सीशन पीरियड आज से करीब 10,700 साल पहले खत्म हुआ था। और इसी कड़ी में अगर 20,500 साल से 10,700 को माइनस कर दे तो 9,800 साल दूर है। जिसका मतलब अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन फिर रिसर्च में ट्विस्ट और ये हुआ और खुलासा भी ये हुआ जिसमें सबसे बड़ा रोल धरती के ऑर्बिट की एक्सेंट्रिसिटीज प्ले करती है। और यहाँ पर दोस्तों जानने वाली बात यह है कि जहाँ ऑब्लिक 80 साइकिल 41,000 ईयर्स की होती है, वही जो पूरी सिटी साइकिल है वो 1 लाख से 4 लाख सालों तक की होती है। जिसका मतलब कि इतने ही टाइम पीरियड में एक बार हमारा ऑर्बिट मैक्सिमम इफेक्ट होकर आइस एज को स्टार्ट करता है और वापस से राउंड होते होते इसको अंजाम देने के बाद दोबारा स्ट्रेच होकर आइस एज की ओर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये समझने आता है कि अगले आइस एज से हम कुछ हजार साल तो आराम से दूर है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगला आइस एज कब आएगा। इसकी कोई एग्जैक्ट डेट ये तो हमें नहीं पता लग सकती, पर दोस्तों इस वीडियो का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि इस वक्त जब आप और मैं इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी हम लोग एक आइस एज में ही मौजूद है। लगा ना बहुत बड़ा झटका। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं हम, मेरे घर के बाहर बर्फ तो छोड़ो नमी भी नहीं है, फिर आइस एज कैसी। और यही से शुरुआत होती है इस वीडियो का ब्रेक थ्रू पार्ट, जो जरा सा अगर गौर से सुनिएगा दोस्तों, टेक्निकली स्पीकिंग आइस एज एक ऐसा पीरियड नहीं होता जब धरती पर परमानेंटली बर्फ बनी रहती है, बल्कि आइस एज एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर धरती का तापमान औसत से कम रहता है। और दूसरी चीज ये है कि आइस एज पीरियड के अंदर ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, यानी जब तक धरती का टेम्परेचर आने वाले कई सालों के लिए स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वो आइस एज जो है वो चलता ही रहता है। दोस्तों आपके क्या विचार है जो आइस एज की शुरुआत के बारे में जो बात हो रही है और जो कॉन्सेप्ट आपने इस वीडियो के माध्यम से समझे उसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दे, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दे। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।